अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्ज़िया, मैं हूं अलीना इलियास और मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह समी इब्राहिम और राना ताहिर साहब। और पॉलिटिकल स्टोरीज़ पर आज हम बात करेंगे और इसके साथ साथ एक रेलू कट्टे वाली भी बात आई है सामने। इमरान खान साहब ने किसी को रेलू कट्टा कहा, आखिर क्यों कहा उन्होंने, कुछ इस सवाल से बात करेंगे। जी समी साहब, न्यूयॉर्क की स्टोरी से शुरू करेंगे या रेलू कट्टे से? देखिए, जो प्राइम मिनिस्टर ने रेलू कट्टा कहा शाहिद खाकान अब्बासी साहब को, ये को बहुत ज़्यादा इस पर खफा होने की ज़रूरत नहीं है। ये एक टर्म है, जो क्रिकेट खेलते हैं लोग वो जानते हैं इसको, रेलू कट्टा किसको कहा जाता है। जब टीम 10 खिलाड़ी हो और 11वां ना हो तो फिर वो बस कर लेते हैं कि अच्छा भाई ये रेलू कट्टा सारे काम कर लेगा। काम अच्छा कोई भी नहीं कर सकता लेकिन सारे कर सकता है, बस इसको पूरा कर लो डाल के, तो रेलू कट्टा उसको कहा जाते हैं। खुदा न खास्ता ये कोई अब्यूज़ नहीं है। तो बिकॉज इमरान खान एक क्रिकेटर हैं तो क्रिकेट की लैंग्वेज में उन्होंने बात की है। ये तो वो आ गई बात। जो डिवोर्स का दौरा है उसके पर ज़रूर बात करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है वो। जिस तरह चाइना के मामले पर खुलकर इमरान खान साहब ने अमेरिका से उनको, मैं ये समझता हूँ कि बहुत सख्त डिप्लोमेटिक स्नब है जो उन्होंने इंटरव्यू में कहा है कि कोई बिल्कुल CPEC के बारे में जो भी बात है, अमेरिका के जो भी डिप्लोमेट बात कर रहे हैं वो बिल्कुल झूठ का एक पलंदा है, कोई उसकी हैसियत नहीं है। वो सब कुछ हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले मेरे हाथ में ये एक स्टोरी है न्यूयॉर्क टाइम्स की। ये मैंने उठाई इसलिए ये स्टोरी कि पाकिस्तान में एक हमेशा ये बहस चलती है कि सेंसरशिप क्या है, कि हुकूमत जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, या फिर ये कहा जाता है कि इनविजिबल हैंड, फ़ौज का नाम लिए बग़ैर फ़ौज पर तनकीद की जाती है कि जनाब जो भी कहानी है, जो भी स्टोरी है, जो भी ख़बर है, फ़ौज उसको दबाने की कोशिश करती है। जी फ़ौज ने ये कह दिया है जी, बस जी वो फ़लाँ जगह से टेलीविज़न को उड़ा दिया गया है जी, बस फ़लाँ जगह पे इसको रोक दिया गया, और उसको आज़ादी सहाफ़त का एक मसला बनाया जाता है। नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर पाकिस्तान में कोई सहाफ़ी किसी चीज़ की को उसको इम्पोर्टेंस देने के लिए तैयार नहीं है। और जो बड़े बड़े हमारे जुगादरी जो सहाफ़ी हैं, बड़े काबिल एहतराम है मेरे लिए, बड़े बड़े कॉलम निगार जो हैं वो ये बहस करते हुए नज़र आते हैं कि जी बस हमें तो ये चुप कराने की साजिश है, और बस फिर वो जो नवाज शरीफ साहब का बयानिया तरतीब दिलवा दिया, वोट को इज़्ज़त दो, और ये जो इदारे हैं ये बिल्कुल जो ये बात कहते हैं वो तो सुनने की ज़रूरत ही नहीं है। वो जो कॉलम निगार है या जो TV एंकर है या जो मीडिया हाउस का मालिक है, वो जो फैसला करे वही नेशनल सिक्योरिटी है। थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं। ये स्टोरी मैंने इसलिए उठाई है कि ये इस इशू को हैंडल करती है। अब अमेरिका में आज़ादी सहाफ़त जो है, ये जो हमारे वेस्टर्न लिबरल्स है वहाँ पर जो उनके जो बेंचमार्क हैं, या अमेरिका जो है इस मामले में इन सब का अब्बू है, अबू जान, जहाँ से आज़ादी सहाफ़त की सारी आपको मिलती हैं, रूट्स मिलती हैं, उनके जो बेंचमार्क है उनको हम फॉलो करते हैं। बड़ी अच्छी बात है। अब ये न्यूयॉर्क टाइम्स बहुत बड़ा अखबार है, अमेरिका के जो बड़े अखबारात हैं उनमें से है। वो उसकी हेडलाइन है, अगर ये दिखा सकें, ये मैं कर देता हूँ इस तरह, अगर कोई पढ़ सके, अगर इसका स्क्रीनशॉट है हमारे पास, ये है कि न्यूयॉर्क टाइम एडमिट्स इट सेंड स्टोरीज टू US गवर्नमेंट फॉर अप्रूवल बिफोर पब्लिकेशंस। न्यूयॉर्क टाइम्स तस्लीम कर रहा है कि हम अपनी खबरें छापने से पहले हुकूमत से उनकी मंजूरी लेते हैं, हुकूमत को वो खबर भेजते हैं। जो आप न्यूयॉर्क टाइम में स्कैंडल पढ़ते हैं, जो खबर पढ़ते हैं, उसके ऊपर ये लिखा नहीं होता कि ये न्यूयॉर्क टाइम हुकूमत से इसने अप्रूव करवाया इसको, लेकिन वो खबर, बहुत सारी खबरें उनमें से अप्रूव होती हैं। एक मिसाल मैं दे रहा हूँ आपको, जो इस लिखा है इस अखबार ने कि 15 जून को न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक खबर छापी जिसमें जो रिपोर्टर थे जेम्स रेजन, उन्होंने ये कहा कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अब नया उन्होंने तरीका इख्तियार किया है, और वो जो साइबर टूल्स हैं वो रशिया के ख़िलाफ़ बड़ा एग्रेसिवली यूज़ करेगी। जिस पर प्रेसिडेंट ट्रंप ने यह ट्वीट किया कि यह गद्दारी है, ऐसी खबर नहीं छापनी चाहिए थी न्यूयॉर्क टाइम्स को, ये अमेरिका की सिक्योरिटी के ख़िलाफ़ है। और वो एक उन्होंने एक यानी ये आप इसे कह सकते हैं कि ये नेशनल सिक्योरिटी के ख़िलाफ़ है और ट्रेटर है, ट्रेटर वर्ड यूज़ किया उन्होंने, गद्दार डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने उस पर क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि जनाब हमने स्टोरी को चेक किया है, ये ऑफिशियल जवाब इस खबर में मौजूद है। मैं चाहता हूं जो हमारे तमाम सहाफ़ी हैं
जो बड़े बड़े एंकर्स हैं जो आज़ादी सहाफ़त के नाम पर पता नहीं क्या गुल खिलाना चाहते हैं, वो ये पढ़ें इस बात को और थोड़ा सा लर्न करने की कोशिश करें, थोड़ा सा सीखें दुनिया में क्या हो रहा है। वैसे पता तो उनको होगा, खैर बहरहाल उसमें उन्होंने ये कहा कि जो आपके प्रेसिडेंट ट्रंप को ये कहा कि जो आपके नेशनल सिक्योरिटी के ऑफिशियल्स हैं, ये स्टोरी हमने उनको भिजवाई थी, उन्होंने इस स्टोरी को क्लियर किया मिस्टर प्रेसिडेंट, तो इसलिए आप सहाफ़ियों को ट्रेटर ना कहें, क्योंकि ये स्टोरी जो नेशनल सिक्योरिटी के इदारे हैं उन्होंने क्लियर की है। मेरा पॉइंट जिस पर मैं एम्फसाइज़ करना चाह रहा हूँ कि जो ख़बर छप रही है जिसमें अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से इश्यूज़ हैं, वो उनके नेशनल सिक्योरिटी के इदारे क्लियर कर रहे हैं। अब आप तसव्वुर करें, यहाँ पर ये जो वेस्टर्न लिबरल्स हैं जो दर हकीकत पैदावार उन्हीं की हैं, मैं नाम नहीं लेता किसी का, अगर आप उनसे किसी से कहें कि ये जो ख़बर है पाकिस्तान की फ़ौज के मुतल्लिक, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के मुतल्लिक, ज़रा आप ISPR को भेज के क्लियर करवा के आप ये छापें, तो वो क्या कहेंगे आपसे? वो आपसे कहेंगे कि आप तो टट्टू हैं, आप तो एजेंट हैं, आप तो जासूस हैं फ़ौज के, आप तो स्पाई हैं, मैं ख़बर उनसे क्लियर करवाऊँ। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये स्टैंडर्ड्स हैं दुनिया के। वो ममालिक जहाँ पर सोसाइटी सिविलाइज्ड हैं, महज़ब हैं, ये मेरे न्यूयॉर्क टाइम्स की ये आप स्क्रीन्स पर देख रहे हैं, ख़बर देख रहे हैं, ये उनकी मेन स्टोरी है। वो एडमिट कर रहे हैं कि हम स्टोरीज़ क्लियर करवाते हैं अपने सिक्योरिटी हुक्काम से। ये आज की जो बेसिकली मैंने ये और भी बहुत सारे इशू है, मैं फिर कह रहा हूँ कि ये स्टोरी हमने चुनी इसलिए है कि इस वक्त जो खित्ते में सूरत हाल है, जो पाकिस्तान जिन चैलेंजेस का सामना कर रहा है, पाकिस्तान की फ़ौज जिस दबाव में है, पाकिस्तान की एजेंसीज जिन दबाव में हैं, पाकिस्तान के सहाफ़ियों को, एंकर्स को, कॉलम निगारों को ये चीज़ देखनी चाहिए कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। नेशनल सिक्योरिटी के मामलात पर हमें अपनी फोर्सेस को मजबूत करना है। ये मैं खबर पढ़ना चाहता हूँ ताकि ये कंसेप्ट आपके सामने क्लियर हो। माफ़ी चाहता हूँ अगर इसमें थोड़ा आपको ऐसा भी लग रहा हो कि ये ड्रैग है, तो इसलिए उन्होंने कहा ये हमने खबर आपसे पूछ कर आपके हुकाम से ये की है। और फिर इसकी एक मैं आपको उनकी एक बीच में उनकी एक छोटी हेडलाइन है, देखें, ये देखें, ये लिखा हुआ है, रियल जर्नलिस्ट गेट अप्रूवल फ्रॉम नेशनल सिक्योरिटी ऑफिशियल्स। ये देखें, ये अगर आप इसको फोकस कर सकें कि जो रियल जर्नलिस्ट है, जो नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से जो गेट अप्रूवल फ्रॉम द नेशनल सिक्योरिटी ऑफिशियल्स, ये न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है, ये आज़ादी सहाफ़त के अब्बू कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। ये जो हमारे सारे सहाफ़ी हैं, ये जो कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट है, न्यूयॉर्क में उसका ऑफिस है, अमेरिकन लॉज के तहत वो गवर्न होती है, उनको लेके आते हैं यहाँ पे हमेशा। वो कह रहे हैं, अब्बू जान कह रहे हैं कि रियल जर्नलिस्ट वो है जो सिक्योरिटी के मुतालिक जो खबर है वो सिक्योरिटी ऑफिशियल से क्लियरेंस करवा के छापे। ये जो मिसिंग पर्सन के मामले पे रोज़ाना बहुत सारे लोग आपको पता नहीं क्या कुछ लिखते हुए, क्या कुछ कहते हुए नज़र आते हैं, अमेरिका में ऐसा नहीं होता। वहाँ पर जो मुहज़्ज़ब, जो दुनिया को रूल करने वाली ताकतें हैं, वहाँ पर कुछ असूल हैं जिनके तहत ये सब कुछ छापा जाता है। पाकिस्तान की तरह नहीं है। ये मैं माफ़ी चाहता हूँ, बात ये तल्ख है, लेकिन ये करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, अब मैं आपको एक और चीज़ मैं आपको ये बात बताता हूँ कि अमेरिका के अंदर ये सारी बहस थी, इसमें हर चीज़ पर बड़े बड़े गौर से डिस्कस किया गया। और जूलियन असांज जिन्होंने विकी लीक्स, जो उसके जो मूजद हैं या बानी हैं, जिन्होंने वो लीक्स की थी, उनके बारे में जो न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्टर्स हैं वो ये कहते हैं कि वो स्पाई हैं। वो इसलिए उनको वो स्पाई कहते हैं। ये जो वॉशिंगटन पोस्ट कॉलमिस्ट मार्क थीजान, वो कहते हैं कि वो स्पाई हैं क्योंकि उनका काम ये था, उनको चाहिए ये था कि अगर उनके पास इंफॉर्मेशन आ गई थी तो वो ये सारी इंफॉर्मेशन अमेरिका के सिक्योरिटी के इदारों को देते और उनसे उनका मौक़िफ़ लेते और फिर उसके बाद वो दुनिया को इसके बारे में बताते। उन्होंने अमेरिकी अफवाज का मौक़िफ़ लिए बग़ैर ये सब कुछ छापा है, ये सब कुछ किया है, तो वो एक स्पाई हैं। ये वहाँ के जर्नलिस्ट कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा। चले, मैं अब आपको जो एक सबसे बड़ी जो बात है मैं आपको वो बता देता हूँ। इसमें जो एक न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्टर हैं जेम्स रिजन, वो ये बात बताते हैं कि जिस वक्त 9/11 नहीं हुआ था
तो मेरे पास एक स्टोरी आई जिसमें अफ़गानिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का एक लिंक था और उस स्टोरी में थोड़ा CIA भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व थी। तो जब मैंने वो स्टोरी करने की कोशिश की तो जॉर्ज टेनेंट जो उस वक्त CIA के सरबराह थे, उन्होंने एक रिपोर्टर को बुलाया। अब आप तसव्वुर करें, अगर यहाँ पर ISI के सरबराह किसी रिपोर्टर को बुलाएं और उनसे कहें कि ये स्टोरी नेशनल सिक्योरिटी के मुताबिक है, तो ये सारे के सारे जो हैं भले कहाँ से ये निकल आएंगे बाहर और ये कहेंगे कि जनाब वो ये तो आज़ादी सहावत पर इतना बड़ा हमला हो गया, ISI का चीफ ये कह रहा है कि जनाब ये आपने स्टोरी नहीं करनी या ये करनी है या इसमें ये चीज़ डाल लें। वो ये कह रहे हैं कि मुझे उन्होंने बुलाया और मुझे उन्होंने कहा कि ये स्टोरी आपने नहीं करनी। जॉर्ज टेनर ने कहा इसलिए कि जो CIA का सोर्स है वो कंप्रोमाइज़ हो जाएगा। तो वो रिपोर्टर ये कहता है कि मैंने वो स्टोरी नहीं की। उसके बाद 9/11 हुआ, उसके बाद उसामा बिन लादेन के लोगों ने अमेरिका पर हमला किया। तो मैं ये सोचता रहा कि अगर मैं वो स्टोरी कर देता तो हो सकता है मैं CIA को मजबूर कर देता कि वो इस मामले को देखती और 9/11 से हमारी बचत हो जाती। लेकिन CIA ऑफिशियल्स का ये कहना था कि हमारा सोर्स कंप्रोमाइज़ होता, इसलिए ये स्टोरी नहीं छापनी और ये स्टोरी नहीं छापी गई। उन्होंने कहा कि नहीं छापी गई। फिर उसके बाद एक और स्टोरी, ये इसी न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि रिपोर्टर को कोंडालीसा राइस जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थी, उन्होंने बुलाया वाइट हाउस में अपने ऑफिस में। अब आप तसव्वुर करें, अगर इमरान खान किसी कॉलम निगार को, किसी एंकर को अपने ऑफिस में बुलाएं या उनका कोई मिनिस्टर बुलाए जो प्राइम मिनिस्टर के साथ काम करता है और वो किसी रिपोर्टर से कहे कि ये स्टोरी नेशनल इंटरेस्ट में है, उसके ख़िलाफ़ है, आपने नहीं छापनी, इसको आप रोक लें, तो क्या होगा पाकिस्तान में? ये सारी वो सहाफ़ती तंजीमें जो सब बाहर आ जाएंगी, ये सारे सहाफ़ी बाहर आ जाएंगे और कहेंगे कि नहीं जनाब, ये मैं इसलिए, मैं खुदा न खास्ता कोई मेरा मकसद किसी पर तनकीद करना नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि हम जिस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं हम लोग, वो सहाफ़त के दुनिया में जो सहाफ़त के असूल हैं उसके मुताबिक नहीं है। कोंडालीसा राइस ने बुला के उस रिपोर्टर से कहा कि आप इस स्टोरी को किल करें, ये स्टोरी नहीं छपेगी और आप इस स्टोरी के मुतालिक आइंदा किसी को फ़ोन भी नहीं करेंगे, इसलिए कि इसका मामला नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। और उस रिपोर्टर ने यही किया और वो न्यूयॉर्क टाइम्स का रिपोर्टर था। एक और, अब आखिर में एक आपको और बात बता दूं, 2.5 साल तक न्यूयॉर्क टाइम्स के पास ये स्टोरी थी कि अमरीकी हुक्काम खुफिया तौर पर जो भी सस्पेक्ट हैं दहशतगर्दी के, उनके बैंक अकाउंट को भी चेक कर रहे हैं और उनकी गुफ्तगू को टेप कर रहे हैं। 2.5 साल तक न्यूयॉर्क टाइम्स ने वो स्टोरी नहीं छापी। 2.5 साल के बाद जब हुकूमत, क्योंकि हुकूमत ने कहा कि हम दहशतगर्दों को पकड़ना चाहते हैं, अगर आप ये स्टोरी छापेंगे तो वो अलर्ट हो जाएंगे और हम उन्हें पकड़ नहीं सकेंगे। और न्यूयॉर्क टाइम्स बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल पेपर, बीइंग ए पेपर who believed in the security of their own country, which is America, they did not publish that story. 2.5 साल के बाद when security officials cleared that story, फिर उन्होंने छापी। इस सारी गुफ्तगू का मकसद खुदा न खास्ता किसी सेंसरशिप की हमायत करना नहीं है। मैं सिर्फ एक बात ये बताना चाहता हूँ कि हर चीज़ से पहले इज़ योर कंट्री। हम पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान फर्स्ट, सबसे पहले पाकिस्तान, फिर उसके बाद हर चीज़ आएगी। और जो नेशनल सिक्योरिटी कौन डिफाइन करता है? वो लोग जो नेशनल सिक्योरिटी के जिम्मेदार हैं, पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की एजेंसीज, दे आर फ्रंट लाइन, दे आर बैटलिंग टू डिफेंड दिस कंट्री। वो अपनी जिंदगियां दे रहे हैं, कुर्बान कर रहे हैं। तो ये इख्तियार उनके पास है, वो उनको पता है, पाकिस्तान की एजेंसी को पता है, पाकिस्तान की ISI को पता है, पाकिस्तान की IB को पता है, पाकिस्तान की पुलिस की स्पेशल ब्रांच को पता है, लॉ इन्फोर्समेंट को पता है, पुलिस को पता है कि इस वक्त क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए और किस तरीके से हमें अपने आप को दुश्मनों से बचाना है। तो ये मैंने न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी लेके ये बात इसलिए की कि न्यूयॉर्क टाइम्स और अमेरिका बहुत सारे लोगों के अबू जान हैं जो आज़ादी सहाफ़त की बात करते हैं। ये जो वेस्टर्न लिबरल्स हैं वहीं पे जाके सारे इनाम लेते हैं, वहीं पे जाते हैं, उन्हीं के सारे ये अवार्ड याफ्ता हैं, उन्हीं के बेंचमार्क को फॉलो करते हैं। तो वहाँ पर जो सिक्योरिटी रिलेटेड मामलात हैं उनसे सिक्योरिटी ऑफिशियल्स
की अप्रूवल के बगैर कोई खबर नहीं छपती। ये न्यूयॉर्क टाइम एडमिट कर रहा है। तो मैं आज राना साहब, मेरा मकसद खुदा ना खास्ता किसी को तनकीद किसी पर करना नहीं है, लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो दुश्मन इसका एडवांटेज उठाएगा। कभी आपने देखा इंडियन प्रेस ने कश्मीर के हवाले से कोई नेगेटिव बात लिखी हो? कभी कोई अमेरिकन प्रेस ने इजराइल के हवाले से कोई नेगेटिव बात लिखी हो? कभी बरतानिया में वहाँ के इदारों ने उनकी जो हुकूमत की पॉलिसीज़ हैं उसके बारे में कोई नेगेटिव बात लिखी हो? ये वाहिद मुल्क पाकिस्तान है जहाँ पर मिसिंग पर्सन की बात हो, जहाँ पर कोई किसी चीज़ का हवाले का जिक्र हो तो निशाना पाकिस्तान की फ़ौज, वो पीटीएम के चंद लोग हैं। यहाँ पर वो जो नारे हैं पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़, उसको सोशल मीडिया पर भी इसी तरह चलाया जाता है, और उसको नेशनल मीडिया पर भी जो प्रोग्राम के बड़े बड़े एंकर्स हैं वो इस तरीके से बिटवीन द लाइन इस तरीके से जहर उगलते हैं, अपने ही इदारों पर इस तरीके से वार करते हैं। तो ये कभी कोई आप समझते हैं ऐसा मौका आएगा कि हम भी इसको रियलाइज़ करेंगे, या रियासत या हुकूमत इतनी स्ट्रांग होगी कि वो इन चीज़ों पर अमल दरामद कराए? जी समी साहब, देखें बात यह है, आपने ये जो न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी बताई भाईजान, इससे बहुत सारे लोगों की आंखें खुल जानी चाहिए। प्रॉब्लम यह है कि मैं समझता हूँ कि आज भी पाकिस्तान में मीडिया लोगों की अक्सरियत जो है वो नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से अपने जो भी इदारे हैं उनके मामलात का ख्याल करते हैं। ये सिर्फ चंद अनासर हैं जो नाम नेहाद लिबरल जिनको आप कहते हैं, ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के कौमी सलामती के इदारों के ख़िलाफ़ जहर उगलते हैं। कभी ये डॉन लीक्स की सूरत में आते हैं, कभी और इस तरह की बातें, और फिर आज़ादी सहाफ़त की बात करते हैं। कभी कहते हैं जी फ़लाँ का इंटरव्यू रुकवा दिया गया और ये कर दिया गया। समी साहब, नेशनल सिक्योरिटी किसी भी मुल्क के लिए सबसे ज़्यादा अहम होती है, और कोई इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उस मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी के ख़िलाफ़ कोई बात की जाए। लेकिन बदकिस्मती से ये हमारे मुल्क में ऐसे नाम नेहाद लिबरल्स पैदा हो गए हैं जिन्होंने इसको फैशन बना लिया है कि वो पाकिस्तान के कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ जहर उगलते हैं। मुझे लगता है ये फैशन से कुछ ज़्यादा की आगे की बात नहीं है, और मफादात वाबस्ता है उनके। ये बात है समी साहब, मैं खुल के बात करता हूँ, लेकिन इनकी तादाद बहुत कम है ऐसे लोगों की। पाकिस्तान के सहाफ़ियों की बहुत बड़ी अक्सरियत जो है उन्हें अपनी फ़ौज भी अजीज़ है, अपना मुल्क भी अजीज़ है। ये चंद अनासर हैं, चंद मीडिया हाउस हैं जो इस एजेंडे पर काम करते हैं। लेकिन हमीद साहब, आप देखें न्यूयॉर्क टाइम्स ने किस तरह बताया कि कैसे यहाँ पे तो ये तस्वर ही नहीं है पाकिस्तान में, जिसका जो जी चाहता है ये कहते हैं इनको मादर पिदर आज़ादी होनी चाहिए। मीडिया हाउस को और जर्नलिस्ट को तो कह देते हैं कि जी मीडिया हाउस और जर्नलिस्ट इस तरह का काम कर रहे हैं, लेकिन ये नवाज शरीफ साहब की तो गवर्नमेंट नहीं है ना कि डॉन लीक्स हो जाए और कोई पूछे ना, मुंबई अटैक्स के हवाले से खबरें आ जाए तो कोई पूछे ना। अब तो तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है, उनकी मिनिस्ट्रीज हैं, उनके अंडर इदारे हैं। यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि जिसका जो दिल चाह रहा है वो करी जा रहा है। उनको चाहिए रिफॉर्म्स लेकर आते हैं। उन्होंने इस हवाले से क्या काम किया? वो पुरानी पॉलिसीज को लेकर चल रहे हैं जो नून लीग की पॉलिसीज थी। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं इस वक्त जो गवर्नमेंट के नहीं बात कर रहा कि किस गवर्नमेंट ने क्या किया, मैं किसी गवर्नमेंट पर तनकीद भी नहीं कर रहा। मैं नहीं आपसे सिस्टम बनाने की बात हो रही है, पॉलिसीज बनाने की बात हो रही है, इदारे को मजबूत करने की बात हो रही है सर। मैं ये कह रहा हूं कि जो सहाफ़ियों की अपनी जो रिस्पांसिबिलिटी है, जो सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी है, उसको महसूस करने की बहुत ज़रूरत है। अब मिसाल के तौर पे ये न्यूयॉर्क टाइम्स जो है, उनके जो एडिटर्स हैं, उनका ये इस खबर में ये लिखा हुआ है कि सैकड़ों की तादाद में जो सहाफ़ी हैं अमेरिका के, सैकड़ों की तादाद में वो अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ दे वर्क इन हैंड एंड ग्लव्स, यानी वो उनके लिए काम करते हैं। अपनी जो सिक्योरिटी के मामलात पर वो अपनी एजेंसीज को सपोर्ट करते हैं। ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी स्टोरी में लिखा हुआ है, और इसमें जो एडिटर्स हैं वो बहुत खुशी महसूस करते हैं कि वो अपने मुल्क की एजेंसीज के साथ मिलकर काम करते हैं, क्योंकि वो काम उनके किसी ज़ाती फ़ायदे के लिए नहीं होता, वो काम अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं। वो दे आर वन इन प्रोटेक्टिंग देयर कंट्री। मैं ये कह रहा हूँ कि ये स्पिरिट की मैं बात कर रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि अगर कोई जायज़ नाजायज़ बात हो, नाजायज़ बात भी हो, आप उसको करें। कहीं पर किसी की करप्शन की छुपाने की बात है तो वो भी करें, ऐसा कतई तौर पे नहीं है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू अब जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जिस तरह नारेबाजी है, पैम्फलेट्स हैं, जिस तरह आप पाकिस्तान की फ़ौज को बुरा कहते हैं, आप ये कहते हैं कि बगावत कर दें, आप हमला करते हैं,
क्या किया था पीटीएम ने वहां पर चेक पोस्ट पर? चाकुओं से, छुरों से आके उन्होंने पाकिस्तानी फौज के जवानों पर हमला किया और कहा कि ये चेक पोस्ट उठा के ले जाओ। अब इस खबर को कैसे आपने शाया करना है, किस तरीके से शाया करना है? सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का तो मतलब ये है कि जब ये खबर आए तो जो पब्लिकेशन है या जो चैनल है वो खुद ISPR से राब्ता करे, वो खुद ISI से राब्ता करे और पूछे कि सर ये खबर है, इसमें क्या है? करने लग जाते हैं। हाँ, तो समीर साहब मामा कदीर के मामे बैठे हुए हैं, तो मैं यही बकवास करते हैं पाकिस्तान की फौज के खिलाफ। इन लोगों, देखिए मैं आपको बताऊं, ये एजेंडा जो है ना बहुत मुट्ठी भर अनासर हैं, ये बहुत कम है, आटे में नमक के बराबर है ऐसे अनासर जो इस किस्म का गंद डालते हैं पाकिस्तान की कौमी सलामती के इदारों के हवाले से। समीर साहब, अलीना ने जो बात की है वो बिल्कुल सही बात है कि इस हवाले से कवानीन भी मौजूद हैं, सारा कुछ मौजूद है। इन पर पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी जो है, कैरेट की जरूरत नहीं है, स्टिक की जरूरत है। अब कैरेट की जरूरत नहीं है, अब स्टिक की जरूरत है। खैर, जो भी ये इस मामले में पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से दुश्मन के, आपने अभी बात की ना, वो एजेंसियों के साथ अपने मुल्क की काम करते हैं, ये अनासर जिनकी आप समीर साहब बात कर रहे हैं, ये गैर मुल्की एजेंसियों के लिए काम करते हैं। में वक्त एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक से वापस आते हैं, मजीद भी टॉप करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नेशनल सिक्योरिटी और जर्नलिज्म पे बात हो रही है कि जर्नलिज्म के एथिक क्या होते हैं जर्नलिस्ट के। जी खासा मेरा ख्याल है राना साहब, हमने बड़ी तफसील से इस पर बात कर ली और जो बुनियादी मकसद है वो ये कि मीडिया का रोल बहुत अहम है और उसको बड़ा एक सेंसिबली उसको ये चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए और जो सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज़ हैं ख़ास तौर पर उसमें जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं और उनको डील करने वाले जो हमारे सिविल इदारे हैं, उनसे मशवरा करके अगर आप ख़बर छापें उन मामलात पर जो बड़े हसास हैं, तो दुनिया में इसी तरह चीज़ें की जाती हैं, दुनिया में यही चीज़ फॉलो की जाती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अगर सबसे ज़्यादा मड स्लिंगिंग है, बुरा भला इस वक्त कहा जा रहा है और हर तरीके से पाकिस्तान की फोर्सेस को जो मलाइन करने की कोशिश है उसको कहीं पे हम नहीं देखते। कोई फ़िल्टर लगाओ, कोई इदारा खुद से उसको, ये मालकान की भी यही सूरत हाल है, उनके अपने मसाइल हैं, तो बस वो मैं इस पर ज़्यादा नहीं जाना चाहता। मेरा ख्याल है हम जो बात करना चाह रहे थे, जो डिस्कस करना चाह रहे थे, वो सब आई थिंक वी हैव डिस्कस दैट इन डिटेल। अब ज़रा आ जाते हैं डिवोर्स में प्राइम मिनिस्टर ने जो मुलाकातें की हैं। एक चीज़ जो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा राना साहब, उनकी जो मुलाकातें हैं वो यूट्यूब की CEO से, सीमेंस सैप एक बहुत बड़ी जर्मन कंपनी है यूरोप, जो सॉफ्टवेयर अप्लाइंसेस एंड प्रोडक्ट, वो सैप, उनके साथ बात करने के बाद जो पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर जी की जो ख्वाहिश है कि वो यहाँ पर ये सारी जो कंपनियाँ हैं सॉफ्टवेयर, ये यहाँ पर अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाएं और पाकिस्तानी नौजवान उसमें ट्रेनिंग हासिल करने के बाद जो इमरान खान साहब का कामयाब नौजवान प्रोग्राम है, वो उसमें जो 100 अरब से ज़्यादा रखे गए हैं कर्ज़ा देने के लिए, वो प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि वो जो IT के शोबे में जो लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं उनको वो कर्ज़े ज़्यादा दिए जाएँ और माजी की तरह, माजी के बरक्स, वो जो माजी में होती थी जी पीली टैक्सी स्कीम, आपने यानी MA नौजवान को भी टैक्सी दे दी कि चल भाई तू सड़क पे चला टैक्सी, यही तरह रोज़गार है। बट इमरान, दिस इज़ अ डिफरेंस, ये फ़र्क है। तो मर्सिडीज़ भी मंगवाई है। हाँ जी, और वो सारी उनका मकसद ये था कि वो MA पास भी जो है ना टैक्सी चला रहा था। बट ये जो करना चाह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान में नौजवान IT के एक्सपर्ट बन जाएं तो पूरी दुनिया से जो बिज़नेस आउटसोर्स हो रहा है वो पाकिस्तान में आ सकता है। अभी आप अमेरिका में जो लोग बैठे हैं, यूरोप में जो लोग बैठे हैं, वो फ़ोन करते हैं ना अपने बैंक में, तो वो बैंक वाला जो अटेंडेंट है ना, वो कॉल यहाँ पर इंडिया में आ जाती है और वो वहाँ से इंडियन उसको अटेंड करता है। तो अगर वो इसी तरह की सर्विसेज पाकिस्तान दे तो रेमिटेंस भी आए पाकिस्तान में और नौजवानों को भी बेहतर हो। तो प्राइम मिनिस्टर जो ये करने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें यूट्यूबर, ख़ास तौर पर सीमेंस के जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव, उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम पाकिस्तान का दौरा करेंगे, तो वो एक लिहाज से ये एक नौजवानों के लिए अच्छी खबर है। इस तरह की खबरें मीडिया तो करता नहीं है, वो तो सेंसेशनल के गवर्नमेंट गई आई गई, कहते हैं ये क्या ठंडा प्रोग्राम यार, आप क्या बातें कर रहे हैं, ये बताएं ये बुजदार कब जा रहा है, ये बताएं इमरान कब आ रहा है, ये बताएं दूसरा कब जा रहा है, इस तरह की बातें ज़्यादा। लेकिन आज जो प्राइम मिनिस्टर ने गुफ्तगू की है अमेरिकन मीडिया से डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के बाद,
उसमें उन्होंने मुकम्मल तौर पे अमरीकी जो प्रोपेगेंडा है सी पैक के बारे में उसको स्नप कर दिया कि झूठ बोला जा रहा है सी पैक के बारे में जो अमेरिका कह रहा है। कोई पाकिस्तान पर कर्ज़ों का बोझ नहीं पड़ेगा। 110 बिलियन डॉलर के पाकिस्तान के डेट्स हैं, उनमें से सिर्फ 6 बिलियन डॉलर का ये डेट होगा जो 5% भी नहीं है। और चीन ने हमेशा पाकिस्तान की मदद की है टेक्नोलॉजी में, ज़राअत में, और अब स्मॉल बिजनेस जोन आए जा रहे हैं जिसमें पाकिस्तानियों को बड़ा रोज़गार मिलेगा। दूसरा, एक जो बड़ी अहम बात कही है राना साहब प्राइम मिनिस्टर ने, ईरान मज़ाकरात करना चाहता है और ये कहा प्राइम मिनिस्टर ने कि मैंने बता दिया प्रेसिडेंट ट्रंप को कि अगर जंग हुई तो ये डिज़ास्टर होगी और ये हमारे लिए तो ख़ास तौर पर तबाहकुन होगी। तो कोई इनसेन बंदा ही जंग में जा सकता है। लेकिन जो की उसका जो वर्ड था, जो पंच लाइन है उसकी, कि इमरान खान ने यह कहा है कि ईरान मुज़ाकरात के लिए तैयार है, ईरानियंस आर वेरी मच ओपन टू डिस्कस एवरीथिंग, और इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहिए। और फिर जो सबसे अहम बात है जिसका शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी जिक्र किया, कश्मीर के हवाले से जो लैंग्वेज इस्तेमाल की है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, और नरेंद्र मोदी के बारे में जिस तरह से उनको पुकारा है, ये बता दिया है कि इसको आप, यानी मैं इसको अगर दूसरे अल्फाज में इसका तर्जुमा करूं तो उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान को हौला ना लें, हल्का ना लें आप। इस वक्त अगर पाकिस्तान खामोश है किसी वजह से तो इसको हल्का मत लें आप। ये मत समझें कि हम कर कुछ नहीं सकते, ये जंग हो जाएगी और ये बहुत कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशन होगी। तो इसलिए अक़वाम मुत्तहिदा और अमेरिका कर ले, अगर कर सकते हैं और आप कर लें। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर वक्त निकल जाएगा। राना साहब बहुत ही ये सीरियस वार्निंग है। और फिर वज़रा से जो बात उन्होंने की, अभी हम इससे पहले भी मीडिया की बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि शाम के प्रोग्राम ना देखा करें, मायूसी फैलाते हैं। घबराएं नहीं, मुझे सब पता है, ये अभी स्टेबिलिटी आ जाने दें, हालात ठीक हो जाएंगे। और ये जो न्यूज़पेपर है ये भी ना पढ़ा करें। ये जो कालम निगार बैठे हैं ना, बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े पंडित, ये पता नहीं क्या कहाँ से इधर से उधर के मिला के लाइनें शाइनें जोड़ के अक्सर तो जिस वक्त लिखते हैं वो होश में भी नहीं होते। तो अगर जो बेहोशी के आलम में लिखी गई तहरीर है वो क्या होगी राना साहब? उसमें पाकिस्तान। अलीना आप कुछ बयान कीजिए। नहीं, मुझे याद आ गया जब ये पहले गए थे अमेरिका और ट्रंप के साथ बैठे हुए थे और इंटरव्यू दे रहे थे, तब भी उन्होंने यही बात की थी। बड़ा ख्याल करते हैं वो इस हवाले से मीडिया का और जर्नलिस्ट का, लेकिन मेरे ख्याल में इस तरह की बात नहीं करना चाहिए। बहुत सी चीज़ें, 2 मिनट मुझे बात तो पूरी करने देना, अगर आपने मौका दे दिया तो। उसमें ये है कि अगर आपके सहाफ़ी कोई बात करते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट आपको कोई बात करते हैं, तो उसमें ये नहीं कि 100 की 100 बातें गलत हों, उनमें से 1 या 2 बातें ठीक भी हो सकती हैं। 90 ठीक हो सकती है। चले 1 या 2 बातें बड़ी मुश्किल से कंसीडर कर लें। अगर 1 या 2 बातें भी वो कंसीडर कर लें, आटे के हवाले से हो, चीनी के हवाले से हो, महंगाई के हवाले से हो, गैस के हवाले से हो, उनको बस कंसीडर कर ले। बाकी जिसको मर्जी वो करते हैं, जो मर्जी सोचते हैं उस हवाले से। अलीना, बात ये है, मैं आपको बताऊं, पर जो बात कर रही है ना वो अपनी जगह हम है, लेकिन बात ये है कि ये जो शाम को भाषण देते हैं ना, एक राना साहब मैं एक से बड़ा गौर करते हैं भाषणों पे, सारे शो देखते हैं, एक अर्ज करता हूँ और मेंशन भी ये किया है। हमारे बहुत सारे लोग दोस्त जो ये कॉलम लिख रहे हैं ना आटे पे, यकीन करें मैं बड़े यकीन से कहता हूँ कि पिछले 10 साल में ये एक दफ़ा भी आटा खरीदने नहीं गए। इनको नहीं पता आटे की क्या कीमत है। हमेशा दूसरी गुजारिश ये है कि जो असल सहाफ़ी हैं, जो मेहनत करते हैं, रिपोर्टर फील्ड में काम करते हैं, वो बेचारे एनालिस्ट हैं, वो बेचारे सब एडिटर हैं, वो बेचारे रिपोर्टर हैं जिनको तनख्वाहें नहीं मिलती, जिनके पैकेजेस कम है। ये जो कालम निगार, ये जो बड़े-बड़े एंकर शाम को ये बुलेट प्रूफ गाड़ियों में बैठते हैं, आटे पे बात करते हैं। ये सियासतदानों से ज्यादा, अब मैं क्या कहूँ। अब मसला यही आता है ना समी साहब, यूनिक आटे पे बात करते हैं सर, जिनकी आप बात कर रहे हैं। ये मैं जो पहले भी मैं अर्ज कर चुका हूँ कि पाकिस्तान में सहाफ़त में ऐसे, ये तो उन लोगों के बेचारे सहाफ़ी जो हैं उनके हकूक़ की कभी बात भी नहीं करते। ये जो शाम को जिनका जिक्र प्राइम मिनिस्टर ने किया है, शाम को ये लेक्चर देने वालों का, कि इनके आप लेक्चर ना सुना करें, ये तो समी साहब उन बेचारे गरीब सहाफ़ियों के हवाले से तो कभी बात नहीं करते। तो मेरा एक सवाल है कि इमरान खान साहब जो हैं, इन सारे सहाफ़ियों को बुला के ब्रीफिंग किस चीज़ की देते हैं? जब उनको पता ये लिखते ही गलत है तो ब्रीफिंग्स क्यों दे रहे होते हैं? फिर ब्रीफिंग तो देनी क्यों दे रहे होते हैं जब उनको पता ये गलत लिखते हैं? मैं इमरान खान साहब को तो डिफेंड नहीं कर रहा, मैं तो उनकी की हुई बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। मसला ये है, कोई बंदा भी सही बात करे, मैं समझता हूँ कि वज़ीर, देखें जिस कदर ज़्यादा पाकिस्तान की तस्वीर ये कुछ शाम को लेक्चर देने वाले ये नाम निहाद एंकर पेश करते हैं, पाकिस्तान की वो तस्वीर। लेकिन इमरान खान साहब उन एंकर्स को सुनते भी हैं और उनको मेंशन भी करते हैं। वो कहते हैं मैंने सुनना बंद कर दिया, वजीरों को भी कह रहा हूं बंद करें। छोटा जब ब्रेक से वापस आते हैं मजीद भी बात करते हैं। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़िक, दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। एक स्टोरी है जिसका राना साहब को शिद्दत से इंतज़ार है। समी साहब अब उस पर ही आ रहे होंगे आप? हाँ, मैं उस पर आता हूँ, वो रेलू कट्टे वाली स्टोरी। लेकिन इससे पहले जो हमने आज पूरा सेगमेंट किया है सहाफ़त का, क्योंकि वक्त कम है तो मैं 1-2 मिनट में सिर्फ उसको सम अप करना चाहता हूँ कि बुनियादी तौर पर ये स्टोरी हमने की क्यों। एक तो ये कि जो नेशनल सिक्योरिटी के मामलात हैं राना साहब, उस पर हमारे सहाफ़ियों को ये चाहिए कि वो जो हमारी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है उसकी इनपुट लेके तो उसको शाया करें, बिल्कुल, और टीवी में भी उसी को चलाएं। दूसरा हमें इससे ये मिलती है सबक, हमें ये मिलता है कि अगर आप ये देखें, न्यूयॉर्क टाइम्स ये एडमिट कर रहा है कि जो अमरीकी मीडिया है ये अपनी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर काम करता है, इन हैंड इन ग्लव्स हैं उनके एडिटर भी। तो इसका मतलब ये है कि हमारे ख़ित्ते के हवाले से, हमारी फोर्सेस के हवाले से जो ख़बरें वहाँ पे छपती हैं, हमें उनको मिसाल बनाकर पाकिस्तान में प्रोपेगेंडा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। हमें उन पर इस तरह मिन्नो अन यकीन नहीं करना चाहिए, इसलिए कि वो ख़बरें उनके अपने मफादात के पेश नज़र हैं। अगर पाकिस्तान की फ़ौज से उनको तकलीफ़ है, अगर पाकिस्तान की ISI से उन्हें तकलीफ़ है, तो वहाँ पर ख़बरें छपेंगी जिसमें वो ये कहेंगे कि पाकिस्तान की फ़ोर्सेस जो हैं वो सेंचुरीज़ प्रोवाइड कर रही हैं दहशत गर्दों को। तो इस पर पाकिस्तानी सियासतदानों को ये नहीं कहना चाहिए कि मंजी थले डांग फेरो। इस पर पाकिस्तान के अंदर उन खबरों की बुनियाद पर कि जी देखें दुनिया ये कह रही है आप अपना घर ठीक करें, वो बहुत सारी खबरें जो हैं ये न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है कि वो उनकी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट से मिल के की जाती हैं। दे वर्क इन हैंड एंड ग्लव्स। ये मैं नहीं कह रहा, ये न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है। राना साहब, इस चीज़ को हमारे सहाफ़ियों को समझने की ज़रूरत है, हमारी कौम को समझने की ज़रूरत है कि वेस्ट में, अखबारात में, मीडिया में जो छपने वाली रिपोर्ट, जो छपने वाली ख़बरें हैं, वो ख़बरें उनकी सिक्योरिटी जो एस्टेब्लिशमेंट है उसकी मर्ज़ी से आ रही हैं, उसकी अप्रूवल से आ रही हैं और उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रही हैं। हमारी एजेंसीज़ को, हमारी फोर्सेस को अगर निशाना वो बना रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि हम आके कुछ गलत कर रहे हैं, बल्कि इसका तो मतलब ये होगा हम कुछ सही कर रहे हैं जो हमको वो निशाना बना रहे हैं। हम अपने मफादात की बात कर रहे हैं जो वो हमें आके दबाने और रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा सिर्फ ये खबर करने का मकसद ये 2 पहलुओं को हाईलाइट करना था। अब ज़रा वो चला दें जी, जो आज प्राइम मिनिस्टर ने रेलू कट्टा ज़रा बोला है, सुनवाएं ज़रा। My trip to the US, the United Nations General Assembly, was $160,000. One Zardari did it for $1.4 million. Nawaz Sharif did it for $1.3 million. Even in Punjabi we call Relu Katta. Khaqan Abbasi, he did it for $800,000. ये प्राइम मिनिस्टर बात कर रहे थे कि जो दौरा है, देखिए जो डेवोस का दौरा है प्राइम मिनिस्टर का, वो पाकिस्तान के कौमी ख़जाने से उस पर पैसा खर्च नहीं हुआ। $68,000 उनके दोस्त इमरान चौधरी और इकराम सहगल साहब ने मैनेज किया। इमरान खान ने पाकिस्तान के कौमी ख़जाने से पैसा नहीं लिया, लेकिन वो बता रहे थे कि कितने मिलियंस डॉलर नवाज शरीफ साहब ने खर्च किए, जरदारी साहब ने खर्च किए, और $5.5-6 लाख डॉलर तो वो कह रहे थे कि वो रेलू कट्टा जो था 8 लाख डॉलर वो जो रेलू कट्टा था, शायद खाकान अब्बासी, उन्होंने ये खर्च किए। तो रेलू कट्टा कोई अब्यूज़ नहीं है एक्चुअली। ये जो क्रिकेट खेलते हैं वो सब जानते हैं कि जब टीम पूरी ना हो रही हो, 10 बंदे आ गए हों, तो 11वां बंदा जो होता है ना, वो रेलू कट्टा ही होता है, जो सारे काम कर लेता है लेकिन किसी काम का नहीं होता, हर काम में एडजस्ट हो जाता है। तो शायद खाकान अब्बासी साहब नवाज शरीफ साहब के लिए तो ऐसे ही एडजस्ट हुए कि वज़ीर आज़म बनने के बाद भी वो जो नाहल होकर घर चले गए थे उनको कहते रहे मेरे वज़ीर आज़म वही हैं, मेरे वज़ीर आज़म वही हैं। तो ये कोई अब्यूज़ तो नहीं है राना साहब? नहीं समी साहब, ये बड़ा क्रिकेटर तो जानते हैं इसको कि ये अब्यूज़ नहीं है। ये देखें, आपने सही कहा कि क्रिकेट टीम में ना बड़ी मोहब्बत से रेलू कट्टे को पुकारा जाता है और उसका नाम रेलू कट्टा रखा भी प्यार मोहब्बत से जाता है, क्योंकि उस काम शाम वो कर कोई नहीं सकता। और शायद खाकान अब्बासी साहब ने तो खुद एडमिट किया कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ हैं उनके, इसका मतलब है कि वो रेलू कट्टा है। तो इसलिए मैं तो समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया उनके लिए वो कोई नामुनासिब नहीं है। एक और बात उन्होंने कही, वो भी चला दें, जो मीडिया के हवाले से जो टॉक शोज़ की हमने बात की थी, वो भी ज़रा खान साहब की ज़ुबानी सुन लें। Thank God, mercifully, I know that all the dynamics of bad times. So the first thing you do is do not read the newspapers. And secondly, do not, whatever happens, do not watch the evening chat shows.
I'm trying. I try to make my team, my cabinet. I make them try and understand these dynamics of bad times. Problem is, they watch the chat shows and they come. I watch them in cabinet meetings, all shell-shocked, sitting there. So anyway, don't worry. I'll get them on the same page soon. जी शराना साहब, अब ये वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वो जो बहुत सारे जो हमारे वज़ीर हैं वो भी बेचारे वैसे ही उसी तरह के चेहरे बना के आ जाते हैं जो, लेकिन उनकी प्रॉब्लम ये है कि वो शाम के शोज़ देखते हैं। तो मैंने उनसे कहा मत देखा करें, और फिर वो वहाँ पे ऑडियंस से कह रहे थे कि मुझे यकीन है कि बहुत जल्द वो भी मेरे साथ सेम पेज पे आ जाएंगे। इसलिए वो अखबार नहीं पढ़ते, इसलिए उनको बाद में पता चलता है अच्छा जी पाकिस्तान में ये मसला चल रहा है। बहुत से मसले ऐसे तो उन्होंने कहा मेरे फलाने वज़ीर ने बताया, मेरे असिस्टेंट ने बताया, फिर इसी तरह होता है। बात ये है अलीना कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब ये बात कर रहे हैं ना, सही कर रहे होंगे कि बकौल आपके। ये देखिए, मैं आपको तमाम टॉक शोज़ तो इस तरह नहीं होते, बहुत सारी अच्छी बातें भी बाज़ टॉक शोज़ में होती हैं, लेकिन कई हवाले से जो बात प्राइम मिनिस्टर ने कही वो ठीक भी है कि ऐसी मायूसी फैलाते हैं बाज़ लोग शाम को बैठ कर के पता नहीं बस कल क्या होने वाला है। मैं आपको, आप ये सारे जो हमारे व्यूअर्स इस वक्त सुन रहे हैं, आप YouTube पे चले जाएं और चंद जो बड़े चैनल्स हैं उनके 10 बजे का शो, 8 बजे का शो, पिछले 2 महीने के शोज उठा के देख लें। अगर 60 शो हुए हैं ना, तो 60 के 60 या 58 शोज इमरान खान की गवर्नमेंट के खिलाफ। ठीक है जी, और इससे आपको पता चल जाएगा कि बाइसेस कितने हैं, ऑब्जेक्टिविटी कितनी। ठीक है। अभी जो रेलू कट्टे वाली जो आपने बात की है ना, खत्म हो रहा है ना राना साहब, ये जो रेलू कट्टे वाली बात की ना इमरान खान साहब को जो शायद खाकान अब्बासी साहब दे सकते हैं, और वो फिर नून लीग की जुबान में वो जवाब देंगे और उनको अंदाजा हो जाएगा कि रेलू कट्टे का मतलब क्या है। खैर जी, प्रोग्राम में हम तीनों को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।